दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है भटकती आत्मा। ये राम रहीम की सीरीज है और बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत बढ़िया मजा आएगा इसमें आपको। तो पढ़ते हैं इसको। भटकती आत्मा। शहर की भीड़ भाड़ से बहुत दूर उस वीराने में खड़े हुए खंडर जैसे अभी चीख चीख कर कह रहे थे कि वहां किसी समय की विशाल और आलीशान हवेली थी, उस जिसे वक्त के थप्पड़ों ने इस अवस्था में पहुंचा दिया है। रात के समय वे खंडर और उसके आसपास का माहौल बहुत ही भयानक लगने लगता था, जिसके कारण लोग बाग भूले से भी वहां जाने का साहस नहीं करते थे। हवेली के उन खंडरों में से एक सड़क सीधी जाकर एक चौराहे से मिल गई थी और उसी चौराहे से एक सड़क बाएं और घूमकर सीधी शहर तक चली गई थी और दूसरी तरफ से बाहर चली जाती थी और तीसरी एयरपोर्ट की ओर। उसी रात रहीम किसी दूसरे शहर में अपने दोस्त के पास गया था और वहां से जब वापसी कर रहा था तो वह उस चौराहे पर पहुंचा। लेकिन जैसे वह उस चौराहे पर पहुंचा, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। गर 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 लगता सत्यानाश हो गया। पेट्रोल खत्म हो गया। सचमुच पेट्रोल ही खत्म हुआ है। ध्यान ही नहीं रहा कि गाड़ी रिजर्व में चल रही है और पेट्रोल डलवाना है। अब क्या करूं मैं? भला इस वीराने में इतनी रात गए, मुझे पेट्रोल कहां से मिलेगा? लगता अपनी मोटरसाइकिल यहीं छुड़वानी पड़ेगी। मजबूरी थी, मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ रही पैदल आगे बढ़ने लगा। अब कल फिर पेट्रोल लेकर यहाँ आना पड़ेगा। मुफ्त में परेशानी मोल ले ली। यदि रात वहीं होटल में ही रुक जाता तो अच्छा होता। पता नहीं रात में घर पहुंचेगा कीड़ा क्यों दिमाग में कुलबुला उठा था, जबकि घर में न राम और न अंकल आंटी। वे तो सप्ताह भर के लिए नैनीताल गए हुए हैं और अभी उन्हें लौटने में 3-4 दिन और लगेंगे। और रहीम आगे चलने लगा। अभी वह थोड़ी आगे चला था कि उसे एक लड़की दिखाई दी, लेकिन दौड़ लगाते हुए रहीम ने अभी कुछ ही फासला तय किया कि एक जनानी चीख ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। बचाओ! अरे! और उस लड़की की जान खतरे में। कार सवार साधु से कुचलने का इरादा रखता है और इससे पहले ही कार युवती को कुचल पाती। रहीम ने लड़की के प्राण तो बचा लिए, लेकिन जैसे कार का नंबर नोट करने के लिए रहीम ने पलट कर कार की ओर देखा, वह मगर दूर दूर तक कुछ नहीं था। वह कार चली गई थी। आश्चर्य, इतनी जल्दी वह कार कहाँ गायब हो गई? आप कौन? इतनी रात गई यहाँ इस वीराने में क्या कर रही है? कहाँ रहती हैं आप? और वह बदमाश कौन था जो आपको क्यों मारना चाहता था? लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी सुनी सुनी आंखों से रहीम के चेहरे को घूरती रही, जैसे वह उसे पहचानने का प्रयत्न कर रही हो। यह क्या टुकर टुकर मेरी ओर देख रही हो? आप बोलती कौन है? कौन है और आप कहाँ रहती हैं? तुम कुंदन ही हो ना, मेरे छोटे भाई? कुंदन? छोटा भाई? आपको गलतफहमी हो रही है मैडम। मेरा नाम कुंदन नहीं बल्कि रहीम है और मैंने आज से पहले कभी आपको नहीं देखा। क्या कहा? तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे भाई कुंदन ही हो और मैं तुम्हारे ही यहाँ आने का 1 शताब्दी से इंतजार कर रही थी। 1 शताब्दी से? अरे बाप रे! या मैं फिर किसी मुसीबत में फंस गया? जरूर यह लड़की या तो पागल है या फिर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। सुनो मैडम, मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करो। उम्र से तुम 17-18 वर्ष के से दिखी नहीं लगती, फिर 1 शताब्दी में अपने भाई का इंतजार करने का क्या मतलब? यह तुम नहीं समझ पाओगे भैया। वैसे विश्वास करो, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह सच कह रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। सच सच बताओ, तुम कौन और यह सब क्या नाटक है? मैं जानती थी कि तुम मिलने पर ऐसे ही कहोगे, क्योंकि पिछले जन्म की तमाम बातें तुम भूल चुके हो, परंतु मुझे आज भी सब कुछ याद है। पिछला जन्म? क्या बकवास है! तुम मुझे फिर मूर्ख बनाने लगी। ऐसे कोई बात नहीं है भैया। फिर मैं घर चलाऊं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और याद दिलाऊंगी। घर? कहाँ है तुम्हारा घर? और हाँ, तुम्हारा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मेरा नाम कामनी है और मैं पास ही एक हवेली में रहती हूँ। आओ चलें। कुछ सोचकर रहीम उसके साथ चल पड़ा। या तो यह लड़की वास्तव में पागल है या फिर अत्यंत ही चालाक। भोली भाली बनने का काफी सजीव अभिनय कर रही है। पता नहीं मुझसे क्या चाहते हैं। खैर, अभी पता चल जाएगा। शिगरी, मैं इसी हवेली में रहती हूँ। तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है यहाँ? कोई नहीं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। हाँ, एक वफादार नौकर और रहता है मेरे साथ। वो इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहना भी एक आश्चर्य की बात है। लेकिन तुम्हारे माता पिता का क्या हुआ? युवती ने जिसने कि रहीम को अपना नाम कामनी बताया था, कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि दूर किसी घड़ियाल का घंटा बज उठा। टन टन। ओ 4 बज गए और अचानक कामनी अत्यंत ही व्याकुल दिखाई देने लगी। अरे क्या हुआ? या तुम अचानक ही परेशान क्यों हो गई? बस भैया, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। यदि अपनी बहन का दुख दर्द जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे आना। अब मैं जा रही हूँ। रुको!
कहीं में आगे बढ़ा, लेकिन खबरदार तुम भीतर नहीं जा सकते, भलाई इसमें कि वापस लौट जाओ। ओ कौन हो तुम? पर्सन ये, चुपचाप वापस लौट जाओ वरना सुबह लोगों को तुम्हारी सिरकटी लाश यहाँ मिलेगी। इस समय से उलझना बेकार ही होगा, सुबह देखूंगा। ठीक है भाई, तलवार गर्दन से हटाओ, मैं वापस लौट जाता हूँ, समझदार हो। योद्धा ने तलवार रहीम की गर्दन से हटा ली और वह चुपचाप वहां से लौट पड़ा। शायद यह योद्धा टाइप का नौजवान काम निकाय कथित वफादार नौकर हो तो होगा। खैर सुबह समझूंगा इससे भी। दूसरे दिन सुबह रहीम ने एक पेट्रोल पंप से एक डिब्बे में पेट्रोल लिया और एक 3 व्हीलर में बैठकर उसी चौराहे पर पहुंचा जहां उसने मोटरसाइकिल छोड़ी थी। लो भाई, किराया संभालो। ठीक है साहब, पर एक बात बताना चाहता हूँ, आप यहाँ अधिक देर तक न रुके। क्यों? वह जो खंडनुमा हवेली दिखाई दे रही है ना साहब, उसे एकांत लोगों का कहना कि यहाँ भूतों का वास है। ओह, कल रात की घटना को छुपाते रही बोला। ठीक है, मैं भी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते यहाँ से चल दूंगा। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। ऑटो स्कूटर के जाने के बाद, यानी ये वह भूतिया हवेली है, लेकिन वह लड़की, क्या वह भी कोई भूत नहीं थी जो वास्तव में एक शताब्दी से अपने भाई कुंदन का इंतजार कर रही है? लेकिन नहीं, मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरने के पश्चात उस पर सवार होकर रहीम सर्वप्रथम अभी हवेली के पास पहुंचा। आश्चर्य है, यह तो कोई पुराना खंड है, जबकि कल रात यह हवेली सही सलामत थी, भीतर प्रकाश भी हो रहा था। तभी उसकी दृष्टि पास ही खड़े किसी योद्धा के बुत पर पड़ी। अरे, कल रात जिस व्यक्ति ने मुझे भीतर जाने से रोका था, उसकी शक्ल तो इस बुत से काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन वह कहाँ गया तो दिखाई नहीं दे रहा। आश्चर्य में डूबा रहीम कुछ सोचकर हवेली के भीतर प्रविष्ट हुआ। निस्संदेह यहाँ की अवस्था को देखो तो यही लगता है कि एक शताब्दी से यहाँ कोई नहीं रहता होगा। रहीम ने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। कमाल है, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या स्कूटर ड्राइवर का कहना सही है कि यह हवेली भूतिया है और कल रात मिली युवती वास्तव में कोई भटकती हुई रूह ही थी? फिर नाना प्रकार के विचारों में डूबा रहीम मोटरसाइकिल पर सवार हो वापस लौट पड़ा। यदि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं तो फिर ऐसा क्या चक्कर हो सकता है? खंडर हवेली बन जाए, मूर्ति इंसान में बदल जाए और एक युवती एक शताब्दी जो से उन खंडरों में वास कर रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब किसी ऐसे अपराधी का फैलाया हुआ जाल हो जो सम्मोहन शक्ति का ज्ञाता और उसी ने इस युवती के माध्यम से मुझे सम्मोहित करके कल रात वाला नजारा दिखाया हो। लेकिन फिर प्रश्न यह तो होता कि इस तरह मुझे सम्मोहित करके वह अपराधी चाहता क्या है? वह मुझे उसी युवती का भाई कुंदन क्यों बनाना चाहता है? लेकिन रहीम के पास अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं था। घर पहुंचकर उसने हल्का सा भोजन किया, फिर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। पर तो ना तो उसे नींद आई और ना उसका किसी काम में ही दिल लगा। बस हवेली और उस युवती का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा और इसी तरह धीरे धीरे शाम हो गई। कौन हो सकती है वह युवती? दर्द से दिमाग फटा जा रहा है। काश राम भैया इस समय यहाँ होते। जब काफी कोशिश करने के पश्चात भी रहीम को दिमाग की शांति नहीं मिली। बस नींद किया 2 गोलियां सुबह तक के लिए मुझे सारी दिमागी परेशानियों से मुक्ति दिला देंगी। अब मैं आराम से सो सकूंगा। वास्तव में पुनः बिस्तर पर लेटते उसे गहरी नींद ने दबोचा। परंतु मध्य रात्रि जैसे दीवार पर लगी घड़ी ने अपने कर्कश सवार में 12 बजने की सूचना दी। रहीम की नींद अचानक ही टूट गई और पहले के समान ही परेशान हो उठा। टन टन टन। अभी तो 12 बजे। कम वक्त उन 2 गोलियों ने भी कोई प्रभावशाली काम नहीं किया। लगता है पूरी रात काटने के लिए 2 गोलियां और लेनी पड़ेगी। लेकिन रहीम ने उठकर अभी मेज की दराज से नींद की गोलियां वाली शीशी निकाली थी कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे कानों में फुसफुसा रहा हो। भैया। दोस्तों, यहाँ पर फोन आ गया था तो मुझे पता नहीं चला मैंने कहाँ तक पढ़ा था, तो मैं इसको शुरू से पढ़ रहा हूँ इस पेज को। और अब मैंने फोन को एयरप्लेन मोड पर लगा दिया, फोन भी नहीं आएगा। लेकिन रहीम ने उठकर अपने अभी मेज की दराज से नींद की गोलियां वाली शीशी निकाली थी कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। भैया, क्या अपनी बहन से मिलने नहीं आओगे? मैं तुम्हारी इंतजार कर रही हूँ। भैया चले आओ। ओह काम नहीं, चले आओ भैया चले आओ। मुझे और दुख मत दो। एक शताब्दी से मैं जिस आग में जल रही हूँ उसे केवल तुम बुझाकर मेरी आत्मा को शांति दे सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता। यदि मैं फिर तुमसे मिला तो पागल हो जाऊंगा। परंतु कामनी के बार बार करुणा भरे ढंग से आग्रह करने पर ओह मुझसे उसकी करुणा भरी आवाज पुकार अब सुननी नहीं जा रही। उसकी पुकार मेरे कानों के पत्ते फट दे रही। मुझे जाना ही होगा। चले आओ भैया चले आओ। मैं आ रहा हूँ कामनी, मैं आ रहा हूँ, तुम दुखी मत हो।
अगले पल मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काफी कोशिश करने के बावजूद भी वहां जाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे जबरदस्ती हवेली की ओर खींचे लिए जा रही है। कुछ ही देर बाद, अरे वह हवेली तो कल रात की तरह ही प्रकाशमान है और सही अवस्था में। आखिर यह कैसा चमत्कार है। वो द्वार तो बंद है, जबकि कल रात खुला था, और वह मूर्ति भी गायब है जिसे मैंने सुबह यहाँ खड़े देखा था। तभी आई तो तुम हो। हाँ, आखिर तुम मरने के लिए फिर यहाँ पहुंचे। हा हा हा। मुझे कामनी ने यह जरूरत मिलने के लिए कहा था, लेकिन तुम हो कौन और यह सब क्या चक्कर है, अभी बताता हूँ। लो। ठीक तभी हवेली के भीतर से किसी का तेज सवर आया। नहीं नहीं कालमेघ, उसे मत मारना, वह कुंदन है, उसे भीतर आने दो। क्या कहा छोटे सरकार? यह तो कामनी की आवाज मालूम पड़ती है। मैं अपनी गुस्ताखी की क्षमा चाहता हूँ छोटे सरकार, दरअसल मैं आपको पहचान नहीं पाया था। भीतर जाइए, कामनी बिटिया आपका इंतजार कर रही है। छोटे सरकार, अब तो दिमाग बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा। क्या सोच रहे हैं छोटे सरकार, भीतर जाइए ना। लेकिन द्वार तो बंद है। दरवाजा खुल जाएगा छोटे सरकार, आप आगे तो बढ़िए। असमंजस में पड़े रहीम ने जैसे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, द्वार तेज आवाज करता हुआ खुल गया। चर। फिर चमत्कार, द्वार अपने आप खुल गया, खोलने वाला कोई नहीं। चले आओ भैया, मैं तुम्हारे आने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। ओह कामनी। तभी सहसा कुछ ध्यान में आती रहीम ने तेज से पलटकर द्वार की ओर देखा। अरे द्वार पुनः बंद हो गया। कहीं मैं इस युवती के किसी षड्यंत्र का शिकार होने की तो नहीं जा रहा। रुक क्यों गए भैया, यहाँ आओ। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सिर्फ यह विश्वास दिलाने के लिए कि तुम मेरे भाई कुंदन ही हो। और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं कुंदन नहीं बल्कि रहीम हूँ, और हम आपस में पहले कभी नहीं मिले। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अतीत की याददाश्त इस जन्म के पर्दे के पीछे छिप चुकी है, और तुम्हें पिछले जन्म के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ वस्तुएं देखकर तुम्हें पिछले जन्म की सारी बातें फिर याद आ जाएंगी। और मेरे पीछे चले आओ। यदि इस लड़की से ने जल्दी मुझे सारा ऐसे नहीं बताया तो मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। कामनी उसे लेकर एक सजे सजाए कमरे में पहुंची तो रहीम की खोपड़ी आश्चर्य से फिर एक बार घूम गई। या खुदा, यह सब मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह तो यहाँ सिवाय मकड़ियों के जाले, ईंट पत्थर और दुर्गंध के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस बैठक को देखकर क्या तुम्हें कुछ याद आया? नहीं, कुछ नहीं, सिवाय इसके कि सुबह मुझे यहाँ मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी दीवारों से निकल रही घास के कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। बीते वक्त की तस्वीरें सवेरे नहीं बल्कि रात में अच्छी तरह दिखाई देती है भैया। दिन के समय तो यहाँ सभी को वही दिखाई देगा जो तुम देख चुके हो। तुम्हारी उल्टी सीधी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। साफ साफ बताओ कि माजरा क्या, वरना तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। इस रिवाल्वर में पूरी 6 गोलियां हैं। ना ना मेरे अच्छे भैया, इस खिलौनों को जो जेब में रखो, बगैर मेरी इच्छा के अभी कोई यहाँ कोई आवाज नहीं कर सकता। विश्वास नहीं हो तो चला कर देख सकते हो। तुम यूं नहीं मानने वाली। लो, मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म किए देता हूँ। पिट पिट पिट। आश्चर्य, गोलियां तो इसमें पूरी भरी है, फिर यह चली क्यों नहीं? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैंने गलत नहीं कहा था। अब इसे जेब में रखो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दूसरे कमरे में दिखाती हूँ। फिर कामनी रहीम को लेकर एक दूसरे कमरे में पहुंची। यह मेरा शयन कक्ष है, आओ अब तुम्हें तुम्हारा शयन कक्ष दिखाती हूँ। मैं कहता हूँ आखिर यह क्या बकवास है? मैं यहाँ कमरे देखने नहीं बल्कि यहाँ सारा रहस्य जानने आया हूँ। धैर्य रखो भैया, शायद अपना कमरा देखकर तुम्हें सब कुछ याद आ जाए और मुझे कुछ बताने की जरूरत ही न पड़े। उफ, तुम मुझे जरूर पागल बनाकर छोड़ोगी। चलो एक दूसरे कमरे में। यह तुम्हारा शयन कक्ष। इस कमरे को अच्छी तरह देखो और बताओ कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है। अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मैंने न केवल तुम्हें कल रात पहली बार देखा बल्कि यह हवेली और कमरा भी पहली बार देख रहा हूँ। मुझे और ज्यादा मूर्ख न बनाकर अपना असली मकसद बयान करो। क्या इस तस्वीर को देखकर भी तुम वही कहोगे? जरा इसे गौर से तो देखो। अरे यह तो वास्तव में मेरी तस्वीर, लेकिन यह पेंटिंग या कैसे, किसने बनाई है? पहले जरा इस दूसरी तस्वीर को देखो। वो इसमें तो तुम मेरे साथ में हो। क्या तुम इन तस्वीरों को देखकर भी अब नहीं मानोगे कि तुम ही मेरे भाई कुंदन हो? याद करो, एक शताब्दी पूर्व तुम, मैं और हमारे माता पिता इसी हवेली में रहते थे, और एक रात, नहीं नहीं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं रहीम हूं। क्या तुम अपने माता पिता को भी नहीं पहचानते? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखो। नहीं नहीं नहीं, मैं कह चुका हूं कि मैं किसी को नहीं पहचानता। ओह, मेरी तमाम कोशिशें बेकार रही है। अब मुझे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कोई और ही उपाय करना होगा।
क्या सोच रहे हो तुम? जल्द से मुझे इससे वेल से बाहर निकालो, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रह सकता, मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। ठीक है, आओ मेरे साथ। कामनी रहीम को न जाने किन किन गुप्त मार्गों से लेकर आगे बढ़ती रही। आखिर यह तुम मुझे कहाँ लिए जा रही हो अभी मालूम हो जाएगा, चलते रहो। रहीम ने लाख चेष्टा की वह कामनी के पीछे न जाए, लेकिन अपने कदमों पर अंकुश नहीं लगा पाया। इस समय उसकी अवस्था ऐसी थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जबरदस्ती उसे आगे की ओर धकेल रही हो। कुछ देर बाद एक स्थान पर पहुंचकर कामनी ने दीवार पर लगे एक बटन को दबाया। घर घर कोई गुप्त मार्ग मालूम देता है, मेरे पीछे चले आओ भैया। पता नहीं किस नर्क में ले जा रही है, लेकिन मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर पा रहा हूँ। सीढ़ियों के समाप्त होने पर, ओ यह तो एक बड़ा तहखाना है, लेकिन यह मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है और यह ताबूत कैसा है? सहसा चारों तरफ निरीक्षण करते करते रहीम की दृष्टि ऊपर उठी। नहीं, उफ, डरो नहीं भैया, वह मेरा ही कंकाल है। तो तुम्हारा? लेकिन तुम तो मेरे सामने जिंदा खड़ी हो। जो तुम देख रहे हो वह हकीकत नहीं है, मैं एक भटकती हुई रूह मात्र हूँ। मैंने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर अपने हाथों से अपने गले में फांसी का फंदा डाला था। वर्षों बाद लाश सड़ गलकर अब केवल एक कंकाल के रूप में छत से झूलती हुई दिखाई दे रही है। यह क्या बकवास है? मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। जो तुम हिप्नोटाइज्म का सहारा लेकर मेरे इर्द गिर्द किसी षड्यंत्र का जाल बुन रही हो। तुम्हारा यह भ्रम भी उस ताबूत में रखे अपनी लाश को देखकर दूर हो जाएगा भैया। तुम्हारी लाश सड़ी गली नहीं है, क्योंकि मैंने आत्महत्या करने से पूर्व तुम्हारी लाश को विशेष रसायन लगाकर उस ताबूत में रख छोड़ा था। मेरी लाश, हाँ ठहरो मैं दिखाती हूँ। लो देखो। ओ नो। निस्संदेह ताबूत में रखी उस जली भयानक लाश की शकल सूरत रहीम से काफी मिलती जुलती थी। यह तुम्हारी यानी मेरे भाई कुंदन की लाश है? क्या अभी विश्वास हुआ? मैं पूछता हूँ कि किस किस्सा क्या? तुम्हारा भाई आखिर मरा कैसे? बताना बेकार है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सारी बात सुनने के बाद भी तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने भाई को जिंदा कर उसके द्वारा अपने दुश्मनों से प्रतिशोध लूंगी। कि क्या मतलब? उत्तर में कामनी भयानक हंसी हंसी और तभी किसी विचित्र गंध के नथुने से टकराते अचानक रहीम को अपना मस्तिष्क घूमता हुआ से महसूस होने लगा। ही। ओह, मेरा मस्तिष्क शून्य होता जा रहा है। ये अचानक क्या हुआ मुझे? अगले पर रहीम चकराकर फर्श पर गिरा और बेहोशी के गहरे सागर में डूब गया। मुझे दुख है भैया कि इतने वर्षों के बाद मिलने पर भी मुझे तुम्हारे साथ यह व्यवहार करना पड़ा, लेकिन तुम्हें भूतकाल में पहुंचाने के लिए मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गई थी। और जब दूर किसी घड़ियाल ने रात के 2 बजाए तो हवेली का विशाल फाटक खुला और उसमें से एक दरमाए कद का भयानक इंसान बाहर निकला और तेजी से शहर की ओर दौड़ पड़ा। वह इंसान और कोई नहीं, कामनी का भाई कुंदन ही था। लगभग आधा घंटे बाद वह शहर के एक शानदार कोठी के सामने खड़ा था। होम ठीक स्थान पर पहुंचा, यहीं रहता मेरा पहला शिकार। एक बार उसने कोठी की चारदीवारी और आसपास का निरीक्षण किया और फिर, चारदीवारी उचित जरूर है लेकिन मेरे लिए नहीं। अगले पल कोठी की चारदीवारी लांग कर अंडर लॉन में था। चारों तरफ सन्नाटा, केवल इसी कमरे में प्रकाश है और यहीं से कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज आ रही है। शायद वह शैतान रामलाल इसी कमरे में कुछ लोगों के साथ मौजूद है। मुझे अन्य लोगों के उसके पास से हट जाने तक इंतजार करना होगा। उसी प्रकाशमान कमरे के भीतर, वाह भाई रामलाल, तो तुम वाकई दिलदार हो। तुम्हारी दावत का भी कोई जवाब नहीं। मजा आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा भाई? कल रात ही ने अपने जुआ घर से लाखों का फायदा हुआ है भाई। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह इन्हें छप्पर फाड़ कर इसी तरह देता रहे और हम पर इनकी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी बनी रहे। अरे भाइयों, मुझे भगवान की नहीं बल्कि आप लोगों की कृपा दृष्टि चाहिए। यदि आप लोगों की कृपा रही तो एक दिन लक्ष्मी भगवान के कदम चूमने के बजाय हमारे कदम चूमेगी। हा। वाह भाई, यह भी खूब गई। कुछ देर बाद, अच्छा भाई रामलाल, रात काफी हो गई है, अब हमें आज्ञा दो। हाँ भाई, वरना रास्ते में भौंकने वाले बहुत मिल जाएंगे। अच्छा साथियों, कल की शुभ रात्रि मनाने के लिए आज गुड नाइट। हा। मेहमान जा रहे हैं, बस कुछ क्षण और इंतजार करना है, उसके बाद मेरा 1 घंटा सा होगा और उस शैतान रामलाल की गर्दन। रात काफी बीत चुकी है, मुझे भी सो जाना चाहिए। सुबह सुबह मुझे बंदर का पहुंचना। यदि मेरा माल वाला जहाज सही सलामत तट पर पहुंच गया तो मेरे लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। तभी अरे, अचानक बिजली कैसे गुल हो गई। उसी समय बड़ाक से खिड़की खुली और वहां एक भयानक चेहरा देखकर सेठ रामलाल की घिंगी बंद गई। अरे बाप रे, भूत!
व्हाट ब्रॉक, अब तुम नहीं बचोगे भैरव सिंह और सेठ रामलाल। आज तुम्हें अपने पुराने पापों की सजा मिलने के साथ साथ मेरी बहन की आत्मा को भी थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। कर लो अपने शैतान को याद। तो कौन हो तुम? तुम्हारी मौत आई खचाक। गर्दन पर वार होने के साथ ही रामलाल की हृदय विदारक चीख वातावरण में गूंज गई। 13 में से एक कुत्ता अपने किए की सजा पा गया। अब निकल चलो और दूसरे शिकार को देखो। तभी रामलाल की भयावनी चीख सुनकर उसकी पत्नी, बच्चे और नौकर चाकर आदि वहां पहुंचे। स्वामी नहीं। और फिर जैसे उसकी नजर कुंदन पर पड़ी, वह हत्यारा पकड़ो। कुछ नौकरों ने दौड़ कुंदन को पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी भयानक सूरत देखी, अरे बाप रे भूत, हा भाग जाओ वरना अपने मालिक की तरह तुम भी मारे जाओगे। बदवास हो। नौकरों ने तुरंत उसका मार्ग छोड़ दिया। उफ, कितना भयानक इंसान है। मेरे विचार से हमें समय नष्ट न करे, तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए। हाँ चलो। हेलो पुलिस स्टेशन। कालगंज में एक अज्ञात हत्यारे ने सेठ रामलाल जी का खून कर दिया है। क्या? ठहरो, हम अभी आते हैं। हाँ, लाश को कोई छुए नहीं। जी बहुत अच्छा। सेठ रामलाल शहर की मशहूर हस्ती थी, अतः पुलिस दल को उनकी कोठी में पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद होगी, आग लगे उस खूनी को जिसने मेरा घर उजाड़ा। आप लोग जरा इस कमरे से बाहर हो जाइए और हमें वह फोटोग्राफरों को अपना काम करने दीजिए। सबके बाहर जाने के बाद, मिस्टर नाथ, आप लाश के विभिन्न कोणों से फोटोग्राफ्स लीजिए, साथ ही हमारे द्वारा छोड़े गए निशानों के भी फोटो लेने की कोशिश कीजिए। इस खुली खिड़की से विशेषकर मुझे विश्वास है कि हत्यारा इसी खिड़की से कमरे के भीतर दाखिल हुआ होगा। बेहतर है इंस्पेक्टर। और हवलदार राम सिंह, तुम नौकरों और सेठ जी के परिवार वालों से बयान लेकर वायरलेस द्वारा हत्यारों का हुलिया कंट्रोल रूम की को प्रेषित कर दो, ताकि तुरंत चारों ओर उसकी खोजबीन आरंभ हो जाए। यस सर। इधर पुलिस दल अपनी कार्यवाही करने में लगा हुआ था और उधर भयानक कुंदन सेठ रामलाल की कोठी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित एक आलीशान बंगले के सामने खड़ा अपने दूसरे शिकार का की गंध सूंघ रहा था। मिस्टर जयचंद यार, एसपी। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा दूसरा शिकार है। देश का पुराना गद्दार आज देशभक्त बना बैठा है। आज इसकी सारी देशभक्ति मेरे गंडसे के एक बार से खून की नदी में डूबकर हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। हा 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 हा। अगले पल वह पिछवाड़ी की दीवार फांदकर भीतर पहुंच गया। दीदी ने बताया था कि यह शैतान अपने बंगले में बिल्कुल अकेला रहता है, अतः इसे निपटने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। बंगले के भीतर प्रविष्ट हो कई कमरों को देखने और 1-2 गलियारों को पार करने के पश्चात कुंदन एक कमरे के सामने जाकर रुक गया। भीतर प्रकाश था और किसी के बातचीत करने का स्वर भी आ रहा था। आवाजों से तो मालूम होता है कि भीतर केवल 2 ही प्राणी, जिसमें एक स्त्री और दूसरा पुरुष, लेकिन मुझे यहाँ केवल एक ही पुरुष जयचंद आर्य किससे मतलब है? की ओर से देखूं। कुंदन ने की ओर से भीतर झांका। भीतर वास्तव में जयचंद आर्य एक युवती के साथ मौजूद था। तुम बहुत खूबसूरत हो रानी, आओ हमारे करीब आओ, हम तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। नहीं नहीं, रात काफी हो चुकी है, अब मैं जाती हूँ। रात बीती जरूर रानी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी हालत पर तरस खाई बाबूजी और मुझे जाने दीजिए। माँ सख्त बीमार है, दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हम अच्छी तरह जानते हैं रानी कि तुम्हारी माँ सख्त बीमार है और उसके इलाज के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, लेकिन पैसा तो तभी इकट्ठा कर सकते हो जब तुम्हें नौकरी में तरक्की मिले, और यह तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह तरक्की तुम्हें हम ही दे सकते हैं। इसलिए तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए हमने आज रात तुम्हें यहाँ बुलाया था। बस तुम हमें थोड़ा सा खुश कर दो। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, बस करो अब, और नखरे मत दिखाओ रानी। चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। छोड़ दे मुझे नीच कमीने, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वह रामजादा आज फिर मेरे सामने अपनी पुरानी हरकत दोहरा रहा है। अब देर करना उचित नहीं। अगले पल उसने भरपूर ठोकर बंद दरवाजे पर मारी। पड़ाक। जैसे कुंदन दरवाजा तोड़कर भीतर प्रविष्ट हुआ, बिजली गुल हो गई। आई, अरे बाप रे, शैतान यहाँ कहाँ से आ मरा? शैतान को सभी शैतान ही दिखाई देते हैं। ठाकुर हरपुन सिंह और जयचंद आर्य। बहन, तुम्हें मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। हाँ, रास्ते में यदि कोई पब्लिक बूथ दिखाई पड़े तो पुलिस को यह सूचना अवश्य देना कि एक शैतान के ने दूसरे शैतान एसपी जयचंद की हत्या कर दी है। वो बहुत अच्छा भैया। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे प्राण। और इससे पहले कि जयचंद अपना कोई बचाव कर पाता, इसका भी किस्सा खत्म हुआ। अब कालिया की बारी है। दीदी ने कहा था उसका नया नाम रमेश वर्मा है और वह पुलिस सुपरिटेंडेंट के पद पर आसीन है। हूँ,
पुलिस सुप्रिंटेंडेंट, कानून का पुराना भक्षक आज कानून का रक्षक बना बैठा है। जैसे कुंदन बंगले से बाहर निकला, कहीं घड़ियाल बज उठा टन टन और 4 बज गए हैं। थोड़ी देर में भोर का उजाला फैल जाएगा और उजाले में मैं कुछ भी देख नहीं पाऊंगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब मुझे वापस लौट चलना चाहिए। बाकी का शिकार अब मैं कल रात ही करूंगा। इधर भोर का उजाला फैलने के साथ ही रहीम को की बेहोशी टूटी। अरे यह तो खंडर हवेली मालूम पड़ती है। वो तो क्या मैं रात भर यहीं पड़ा रहा और वह लड़की कामनी या खुदा वह भयानक लाश क्या वह कोई सपना था? नहीं, वह सपना नहीं हो सकता। मैं आया था, कामनी मुझसे मिली थी और वही मुझे अपने भाई की लाश के पास ले गई थी। फिर उसके बाद क्या वहां ध्यान है? उस किसी विचित्र गंध से मैं बेहोश हो गया था, लेकिन वैसा कुछ तो किसी तय खाने में घटा था। फिर मैं आ कैसे? और वह तय खाना कुछ ध्यान नहीं आ रहा कि वह कहाँ था। उसके बाद रहीम ने उस तय खाने की तलाश में पूरा खंड छान मार, लेकिन तय खाना तो क्या, उसे वे मार्ग भी वहां कहीं नहीं मिले जो जहां से कामनी से लेकर तय खाने तक पहुंची थी। वो भैया मैं किन भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ गया। दिन को खंडर दिखा देने वाली हवेली रात को एकदम सजीव हो उठती है। अब यहाँ समय गवाना बेकार है, घर लौट चलूं। उधर भोर होने के साथ ही एक रात में एक हत्यारे द्वारा किए गए 2 बड़े आदमियों की हत्या के समाचार से पूरे शहर में सनसनी फैल चुकी थी। आज की ताजा खबर है कि वैसे इंसान द्वारा एक ही रात में 2 लोकप्रिय व्यक्तियों की हत्या। आज की ताजा खबर। लगता है शहर में फिर कोई भयानक मुसीबत आने वाली है। हाँ भाई, वरना उन देवता स्वरूप जयचंद और सेठ रामलाल की कोई भला क्यों हत्या करने लगा? वे तो बहुत बड़े समाज सेवी थे। हवेली से घर पहुंचकर जब सुबह का समाचार पत्र रहीम ने पढ़ा, कल रात ही 2 खून हो गए। हत्या करने वाला एक भयानक शकल सूरत का लड़का था। अखबार में उसका हुलिया दिया हुआ या तो कामनी के जले हुए मरे भाई कुंदन यानी मेरी शक्ल से मिलता जुलता है। क्या खून वहीं कर रहा है? नहीं, उसे तो मैं हवेली के तय खाने में प्राणवीन देख चुका हूँ। ताबूत में उसकी लाश ही पड़ी थी। फिर कामनी ने भी तो यही कहा था। तो फिर तभी एक विचार बिजली के समान उसके मस्तिष्क में कौंधा, कहीं यह खून उसने मुझे सम्मोहित करके मेरी अज्ञानता में मुझे से तो नहीं कराए? या अल्लाह, यदि उसने ऐसा किया होगा तो गजब हो जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। और रहीम फूट फूट कर रो पड़ा। क्या राम की वापसी हुई? कामनी और उसके भाई कुंदन का क्या रहस्य था? इस बार बार रहीम को अपना भाई कुंदन क्यों कह रही? तो दोस्तों यहाँ कुछ क्वेश्चन है। तो इसका अगला पार्ट है आत्मा का प्रतिशोध। दोस्तों अगर कॉमिक्स आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी तरह से कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूं। और मैं आपको सिर्फ इस चैनल पर आपको सिर्फ बेस्ट कॉमिक्स ही मिलेंगी पढ़ने को। कोई खराब कॉमिक्स मैं यहाँ पर डालना ही नहीं चाहता। तो मिलते हैं किसी अगली अच्छी कॉमिक्स में।